पे खरीदारी की जा सकती है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में सब मित्रों को नमस्कार। रथ यात्रा की आप सबको और दर्शकों को शुभकामनाएं। फंडामेंटल पिक के हिसाब से अगर कहा जाए तो मैं लॉरस लैब के साथ जाना चाहूंगा। कोविड के समय बहुत अच्छा चला, उसके बाद करीब 4 साल ये स्टॉक ठंडा रहा। कारण ये था कि करीब 3200 करोड़ का ये एक्सपेंशन पिछले 4 साल में किए इन्होंने, जो कि अब फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज भी कंट्रोल में आ गई है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक्सपेंशन वगैरह हुए वो सीडीएमओ बिजनेस को बढ़ाने में हुए, और सीडीएमओ बिजनेस में जो कारण से इनकी जो सेगमेंटल मार्जिन्स है वहां पर बहुत अच्छा सुधार आया है। फाइनेंशियल लेवरेज अब काबू में आता जा रहा है, और जिस तरीके से चौथी तिमाही के नतीजे शानदार आए उसके बाद से अगर आप देखो तो अच्छी बढ़त भी लगाई स्टॉक ने। चौथी तिमाही में जो बिजनेस था करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बढ़त दिखाई। सीडीएमओ बिजनेस जो कि 28% सेल्स का FY13 में था, अब जा करके 33% होने की उम्मीद आगे दिनों में बन रही है। तो ये सीडीएमओ बिजनेस में जिस तरह की बढ़त बन रही है और जिस तरह के इनके फाइलिंग्स वगैरह हैं, पाइपलाइन में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स हैं सीडीएमओ के, इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में दे सकता है। राजेश जी, तो खैर काफ़ी समय से वेट था कि ये पीएनजीआरबी का डिसीजन आए। अब वो हाइक तो हो गई है, अब कितना है ये अब तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपका व्यू क्या होगा गेल पर? देखिए, हम तीनों पे, गेल, आईजीएल और एमजीएल, तीनों पे बुलिश हैं। इवन गुजरात गैस भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये तीन ज्यादा बेटर स्थिति में है। एक जो ईरान इराक को लेकर के दिक्कतें थी वो थोड़ी सी उतना बाजार ये मान के नहीं चल रहा है कि क्रूड में बहुत उछाल आएगा, तो वहां से भी इनको फायदा है। दूसरे, पिछले कुछ महीनों में एपीएम की जो 2 बार 3 बार कटौती हुई उसके बाद से स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई, और जिन कारण से वैल्यूएशन अच्छे हो गए। अब जो नए टैरिफ्स आएंगे तो इनके जो एक्सेस प्राइसिंग थी वो थोड़ा सा टेकन केयर ऑफ हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अब टैरिफ हाइक कितनी आती है, जैसे लक्ष्मण जी अभी बता रहे थे कि वो देखना पड़ेगा, तो वो सही बात है कि देखना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते हैं। यहाँ पे गेल में खास करके इस वक्त खरीदारी की जा सकती है, और आईजीएल एमजीएल में थोड़ी सी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। मतलब मेरे ख्याल से ये लास्ट 5 साल में सबसे पेनफुल स्टॉक रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रीसेंट में, जब जब इसके साथ जब जब प्राइवेट बैंक, आप देखिए ना कहाँ से कहाँ आ गए। आई मीन HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई इशू रहा है। कभी कभी डेरिवेटिव लॉसेस की रिपोर्टिंग, कभी कभी अगर आप देखें तो मतलब कुछ रीजंस के चलते ये सुर्खियों में रहा। लीडरशिप क्राइसिस रहा है इसमें। अब ये अगर लीडरशिप सॉल्व होती है, एक अच्छा चेहरा और अनुभवी चेहरा जो कि बैंकिंग प्रणाली में रह चुका हो, फिर लौट के आए, तो आपको लगता है इंडसइंड बैंक इस वक्त 861 के प्राइस पे कंसिडर करने लायक है? वीरू जी, आपने एकदम सही कहा कि इतना बड़ा बैंक और इतनी अच्छी पहुंच होने के बाद, इतने ब्रांचेस होने के बाद भी इन्वेस्टर्स के लिए पेनफुल रहा। कई कारण थे। जब पहली बार वो डेरिवेटिव्स वाली खबर आई थी तो हमें भी लगा था कि ये वन ऑफ है और रिस्क टेकर्स वहाँ रिस्क ले सकते हैं, बट उसके बाद और 2 3 खबरें आई, और अब जबकि नए सीईओस की बातें आ रही है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आज मैं ये मान के चलूं कि जो भी नेगेटिव खबरों का सिलसिला था वो खत्म हो गया है, तो इस वैल्यूएशन पे ये बहुत सस्ता है, क्योंकि लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। MFI का पेन इस बैंक में हमेशा से रहा है और आगे भी रह सकता है, इसके मैं नकार नहीं सकता, बट इस लेवल्स पे, इस वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ कि जो रिस्क टेकर है वो रिस्क ले सकते हैं। जैसे अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे कि कुछ समय लगता है नए सीईओ के नाम के अप्रूवल के लिए फ्रॉम आरबीआई, तो उस पीरियड में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहां ये स्टॉक 900 तक जा सकता है। लेकिन नए सीईओ आने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि वहां कुछ क्लीन अप एक्ट चलेगा,
जहाँ पे हो सकता है कुछ नए नंबर्स डिस्क्लोज हो या कुछ क्लीनिंग अप एक्ट हो जिसके कारण से उस तिमाही के बोला नतीजे है। में प्रभाव पड़े, वहाँ एक अच्छी गिरावट होगी। लॉन्ग टर्म के राजेश इन्वेस्टर्स जी, के लिए मैं म कहूँगा कि वहाँ नहीं, रुक नहीं, के नहीं, नहीं, मैं अपना खरीदारी करें। मैं प्रश्न ही जोड़ रहा हूँ कि अगर मान लो नया चेहरा आ भी गया, देन पॉसिबली 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर आप ये मान के चलिए कि वर्टिकल राइज नहीं आएगा, वो आके किचन सिंकिंग करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब नया हाँ, चेहरा आएगा तो क्लीन अप एक्ट बिल्कुल रहेगा, तो हाँ, वर्टिकल राइज तो आप मान के नहीं चल सकते हो इसमें। वर्टिकल राइज होगी जब क्लीन अप एक्ट होने के बाद, तब बुक्स क्लीन हो जाएंगी उसके बाद। व्यू लेते हैं राजेश जी, क्या व्यू होगा इस पर अब आपका आज की खबर के बाद और एशियन पेंट्स पर? देखिए, रिसेंटली हमने इसमें बाय कॉल जनरेट की है एशियन पेंट में, करीब 2200 साढ़े 2200 के भाव के आसपास। और हम समझते हैं कि ये जो लगातार पिछले 1 साल से या उससे थोड़े ज़्यादा समय से ये चल रहा है ना कि ग्रासिम आ गया, एस्ट्रल आ गया, जेएसडब्ल्यूपी आ रहा है, ये सारे भाव पे डिस्काउंट है। मेरी आज सुबह ही मेरी कंपनी में किसी से बात हो रही थी और मैंने कहा एशियन पेंट लेने, तो कहा ये सब आएँगे। अरे भाई, ये सब आएँगे तो 3500 से ऑलरेडी 2300-2200 पे आ चुका है। तो हर दिन वही स्टोरी तो चलने वाली नहीं है कि मार्जिन्स कम हो जाएँगे, मार्केट शेयर छूट जाएगा, प्लेयर्स बढ़ जाएँगे। प्लेयर्स बढ़ जाएँगे तो मार्केट भी तो बढ़ रहा है। आज आप देखो रियल्टी में कितनी बढ़त हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त हो रही है, तो ऑब्वियसली पेंट की खपत बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है सब कुछ प्राइस में। क्रूड कई महीनों से 60-70 के बीच में चल रहा है। कुछ दिनों के लिए बीच में 80 तक गया था, लेकिन वापस कूल डाउन हो गया है। ओपेक प्लस ने ये लगातार कहा है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, अगले महीने 4,11,000 बैरल्स के प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। तो क्रूड से भी कोई बहुत चिंता नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आप कम से कम 6 से 9 महीने का नज़रिया रखें। मेरा अनुमान है कि कम से कम 2800 साढ़े 2800 के ये टारगेट अचीव कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय एशियन पेंट्स पर व्यू है। राजेश जी, बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से भारतीय हेक्सा के साथ जाना चाहेंगे। ये कंपनी राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल सेवाएँ देती है। और जिस तरीक़े से टैरिफ हाइक हुए हैं, डेटा कंज़म्पशन बढ़ा है, उस कारण से इनके नंबर्स भी में सुधार आया। चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास आरपू इसमें सिक्वेंशियल गेन देखी गई। मार्जिन्स में बहुत अच्छा जंप आया, बावजूद इसके कि कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। पूरे साल की जो अर्निंग्स आई वो ₹29.87 आई, ₹10.09 के सामने। और जिस तरह की लोअर पेनिट्रेशन है मोबाइल की और ब्रॉडबैंड सर्विसेज की इनके सर्कल्स में राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में, मैं समझता हूँ अच्छा अपसाइड बनता है क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री कैश फ्लो कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का आया था पिछले साल। ये स्टॉक 2100 के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है, समय अवधि 6 से 9 महीने की रखें। ओके, भारतीय हेक्साकॉम। और जियो ब्लैक रॉक को अब एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने की मंजूरी मिल गई है सभी की तरफ से, और जियो फाइनेंशियल इस बीच अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। आपके रडार पर है ये क्या स्टॉक, क्योंकि कल भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, मोमेंटम लग रहा है स्टॉक पे, आपका व्यू? श्रेया जी, जिस दिन से लिस्टिंग हुई है हमने उस दिन से इसमें खरीदारी की सलाह दी है और आगे भी हम समझते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कम से कम 2-3 साल का समय रखें क्योंकि कंपनी के प्लान्स बहुत बड़े हैं। चौथी तिमाही में नंबरों में सुधार देखा गया, 2% के आसपास इंटरेस्ट इनकम में बढ़त थी, नेट प्रॉफिट में बढ़त थी। अब जबकि ब्रोकिंग के साथ जो मंजूरी मिल गई है ब्रोकिंग के लिए और क्लियरिंग हाउस के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप अप हुआ है। एएमसी का इन्हें लाइसेंस मिल गया है। लैस में लोन अगेंस्ट शेयर डिजिटल के थ्रू कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो रिलायंस के ट्रेज़री शेयर इनके पास हैं। बड़े-बड़े नाम कंपनी में जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छे पैसे दे सकती है। तो यहाँ पे हमारी लगातार खरीदारी की सलाह रही है और इतनी बढ़त के बाद भी हम समझते हैं कि अपसाइड बहुत बचता है। समय अवधि आपको थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी और स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, स्टॉक में बने रहना चाहिए, ये इस समय राजेश जी की एडवाइस। ध्यान रखिएगा, जियो फाइनेंशियल उसी ग्रुप को बिलोंग करती है जो इस चैनल की भी ओनरशिप जिनके पास है। तो ये कल जैसे कि सुबह सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ड्रीम ब्रेकआउट था कल मेटल स्पेस में। पूरा जरा टाटा स्टील लेके आई स्क्रीन पे, उसके बाद लेके आई जेएसडब्ल्यू स्टील। राजेश जी, आपने सुना भी लक्ष्मण जी का भी
रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टील, ग्रीन स्टील को अगर आप देखें उसकी तवज्जो दी जाएगी ज़्यादा। बट मैं पूरे मेटल स्पेस को ही, जब लक्ष्मण जी बात कर रहे थे ना, चार्ट के लिए देख रहा था। आप लोग मेटल्स को चेस कर रहे हैं क्या इस वक्त? वीरू जी, मेटल एज ए प्ले बहुत अच्छा है, नो डाउट। और जिस तरीके से नई पॉलिसीज वगैरह आएंगी उससे बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है, ऑटो में ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्टील की खपत बढ़ेगी। और वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि भारत में स्टील की खपत बढ़ने वाली है। लेकिन मैं लक्ष्मण जी की दूसरी बात जो थी ग्रीन स्टील, उस पर ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा जो स्टील बनाई जाएगी, क्योंकि वो डीकार्बोनाइजेशन के काम करेगी, और इंडस्ट्री का और सरकार का जब रवैया उसे बढ़ावा देने के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं वो कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने की सिर्फ दो कंपनियां भारत में हैं, एक एचईजी, एक ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट पे हमारा ज्यादा जोर रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। 6 प्लांट उनके इंडिया में है, एक जर्मनी में, 98,000 टन की उनकी कैपेसिटी है। अब ईएफ रूट से जो भी स्टील बनती है वहां पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, और क्रूड नीडल कोक उसमें लगता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में। और क्रूड चूंकि बहुत नीचे के लेवल्स पे, जो थोड़ी देर हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, उसका फायदा इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अब आज ऐसी खबरें आई कि चाइना में कुछ फैसिलिटीज जापान की एक कंपनी बंद कर रही है, उस कारण से यहाँ उछाल देखा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उछाल के बाद भी अगर किसी की थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो ग्रेफाइट में खरीदारी कर सकता है। ओके, चलिए ग्रेफाइट में ख़रीदारी कर सकते हैं, ये इस समय राय आती हुई। एक काम करेंगे, अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अब क्या वो अपनी सप्ताह अंत वाली चर्चा करें क्या राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल उसी की वेट कर रहा हूँ मैं, तो आप ही श्री गणेश करिए। हाँ राजेश जी बताइए, क्या क्या है आज सिनेमा में या फिर घर में ओटीटी पे देखने के लिए? देखिए वीरू जी, मार्केट में जितनी एक्साइटमेंट है इस हफ्ते, ओटीटी में भी उतनी ही एक्साइटमेंट है। अगर है। थिएटर की बात की जाए तो 2 मूवी रिलीज हो रही है, और दोनों ही माइथोलॉजिकल मूवी कही जा सकती है। उसमें मुझे माँ ज्यादा बेटर लग रही है, जो काजोल की पिक्चर है, बंगाल के किसी गांव में जहाँ कुछ जादू टोना वगैरह को लेकर के उनकी बेटी दिक्कत में आ जाती है, और वो किस हद तक उसे बचाने जाती है। उस पे विशाल फुरिया की डायरेक्शन पे है, अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर नजर आती है वनिस्पत की कनप्पा, जो कि एक साउथ की मूवी है जिसमें विष्णु मांचो, मधु, इवन अक्षय कुमार भी है। तो वहां से मुझे वो उतनी एक्साइटमेंट नहीं है जितनी कि माँ से है, जो मैं चाहूंगा कि मैं पहले खुद माँ ही जाके देखूं। एक सोनाक्षी सिन्हा की मूवी रिलीज हुई है, निकिता रॉय, बट उसकी उतनी कोई चर्चा है नहीं, और वो मैं चाहूंगा कि ओटीटी पे ही देखा जाए। लेकिन ओटीटी पे अगर देखें ना, तो दो बहुत अच्छी हिंदी सीरीज, एक तो पंचायत का सीजन 4, जो कि आपने तो लगातार पंचायत सारी देखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की उत्साह बना हुआ है पंचायत सीजन 4 के लिए, जहाँ प्रधान जी, सचिव जी, इन सबको लेकर के फुलेरा गांव में क्या इलेक्शन के नए चीजें हो रही है उस पर है। और दूसरी है मिस्त्री, जो राम कपूर और मोना सिंह को है, आर्टिस्ट हैं उसमें, और राम कपूर एक्स कॉप है, और किस तरीके से केस वगैरह सॉल्व करते हैं अपनी पर्सनल ओसीडी दिक्कतें को लेकर। 2 सीरीज सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए है, एक आयरन हार्ट जो मार्वल की है, और एक स्क्विड गेम्स 3। तो मुझे लगता हाँ, है कि ये श्रेया स्क्विड देखेगी। गेम। और एक वैसे तो रीजनल में बहुत सीरीजेज हैं, बट एक ही का नाम लेना चाहूंगा, पीसी मीना रिपोर्टिंग। वो मेरे ख्याल से बहुत शानदार हो सकती है, क्योंकि वो भी एक गांव की कहानी है जिसमें लगातार नववधुओं का कत्ल हो रहा है। एक लेडी इंस्पेक्टर आती है और वो खुद शादी करती है उस केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो ओटीटी पे इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है। ओके राजेश जी, मैंने क्या गुनाह किया? आपने वीरू के लिए बता दिया, श्रेया के लिए बता दिया, मेरे लिए नहीं बताया। सर आप तो आप और मैं तो सारों में है ना, हाँ, आप और मैं तो सारों में है। वो F1 वाली मूवी भी तो आ रही है, F1 वाली मूवी भी तो आ लायंस रही है गेट, लायंस गेट में वो F1 वाली मूवी जो है वो F1 राइट। हाँ, वो ब्रैड पिट की। हाँ वो वैसे ये
मीडिया में एक एडवांटेज होता है, वैसे हमारे पास मौका था इस वो मूवी को प्रीमियर पे जाके देखने का, लेकिन खैर देखा कि नहीं सर नहीं 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 वो तो मैं खैर ऑब्वियसली खुद नहीं गया, किसी और को भेज दिया मैंने, लेकिन ये क्लियरली एक और मूवी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फार्मूला 1 देखी है राजेश जी आपने? रेस देखी है? फार्मूला 1 वीरू- रेस देखी है अनुज आपने? वीरू मैंने फार्मूला 1 रेस देखी नहीं है। मैं मतलब ऑब्वियसली बड़ा फ़ैन था जब माइकल शूमाकर और अलोंसो, जब उस समय पर जो उनकी पीक राइवलरी थी उस समय पे मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। उसके बाद फिर वो सेबेस्टियन वेटेल वगैरह और उसके बाद लुइस हैमिल्टन, वो सब जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसके बाद, वो काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स रहे, लेकिन समहाउ वो जो एक वो माइकल शूमाकर को लेकर जो एक वो था, उसके बाद कभी मैं उसके बाद दोबारा F1 को फॉलो कर ही नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। उस समय जब बुद्ध सर्किट पे एक बार के लिए, एक साल के लिए F1 आई थी, तब कोशिश की थी, लेकिन उस समय सब चाह रहे थे, तो उस समय तो काफ़ी यंग थे हम, तो उस समय तो खैर टिकट मिली नहीं, लेकिन आगे कभी होपफुली देखने जाएंगे। वो सिंगापुर में जो नाइट ग्रांड प्री होती है वो होपफुली मैं देखने जाऊँ कभी, वो तो जाएंगे कभी ना कभी होपफुली। मेरा अनुभव अच्छा था। माइकल शूमाकर को मैंने बहुत ऐसे ही नज़दीक से देखा था, और जब 2011 12 और 2 साल थी नोएडा में, अद्भुत थे अनुज। मुझे याद है, मैं पहले दिन जब बैठा जाके, जब प्रैक्टिस सेशन होता है और जो इसका सबसे लंबा स्ट्रेच था उसमें बैठा था, जब पहली बार माइकल शूमाकर को निकलते हुए देखा, और सेबेस्टियन वेटेल भी थे प्रैक्टिस सेशन में, मैं बिलीव नहीं कर पाया कि इंसान ये चीज़ करता है, इतनी स्पीड, और उसके बाद एकदम से ब्रेक लेना, गजब अद्भुत था। और शोर ऐसा कि ग्रेटर नोएडा का शोर यहाँ नोएडा तक आता था, गजब थी वो चीज़ दोबारा नहीं दिखी। और 3-4 सेकंड में टायर्स चेंज करना, वो सब करना, मतलब नेक्स्ट लेवल। जैसे आप कुछ कह रही थी मेरे ख्याल से। हाँ, वो डिस्कशन में चला गया। मैं राजेश जी से ये पूछ रही थी कि वैसे माँ की स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे राजेश जी, लेकिन क्या आपका रुझान इसलिए इस फिल्म की तरफ है क्योंकि वो बंगाल की स्टोरी है? बताइए, सच्ची बताना पड़ेगा अब आपको। नहीं, बंगाल की स्टोरी है वो अपनी जगह है। मेरे रुझान इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें काजोल है। ओ, फेवरेट एक्ट्रेस है आपकी? वन ऑफ द फेवरेट्स यू कैन से। वो भी बंगाल से बिलोंग कोई करती है वैसे। हाँ बिल्कुल। इसमें चलिए, चलिए काजोल है तो देखना बनता है। हाँ काजोल तो देखना बनता है, बिल्कुल। चलिए एक काम करते हैं, ये फ्राइडे था और मार्केट ने भी हम जीत कर ही रहे थे, और काजोल सभी की फेवरेट एक्ट्रेस, वीरू सर की, अनुज सर की, साथ ही राजेश अग्रवाल सर की भी। वैसे एक कोई एक्ट्रेस या फिर एक्टर, इनफैक्ट आपको किसी के साथ सेल्फी लेनी हो बस एक ही के साथ, तो कौन सी होगी या होंगे? अरे श्रेया, वो तो हो चुका है मेरे साथ, और अब मुझे उसके बाद मैंने पिछले साल से मैं सड़क सुरक्षा अभियान का हिस्सा रहा हूँ। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और अमिताभ बच्चन जी की पहल है, तो पिछले 2 साल से पूरा एक दिन मैंने बिग बी के साथ स्पेंड किया है। और मैं मजाक नहीं करूँगा, पिछले साल जब मैं वो गया था और मैंने सेल्फी ली थी, उसके बाद जब मैंने उनसे हाथ मिलाया था, उसके बाद वो हाथ मिलाने के बाद मैंने उस हाथ पे ना रुमाल बांध दिया था, और उसके बाद मैंने पूरे दिन तक उस हाथ को बचा के रखा था। मैं कहा अब मैं किसी और को इस हाथ को अभी टच नहीं करने दूंगा। मैं कहा कि ये अभी अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाया इस हाथ ने अभी कुछ समय के लिए, तो वो मतलब, और उनके साथ मैंने वो सेल्फी ली थी, तो वो तो मेरा मतलब एक जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। तो उसमें मतलब अब उसके बाद कोई जगह नहीं बचती है वैसे फ्रैंकली। अमिताभ बच्चन के साथ आपको अगर मिल जाए उसके बाद आई डोंट थिंक कोई बचता है कि आप उसके बाद कुछ और सोच भी सकें उस हिसाब से। वीरेंद्र जी, अगर आपको लेनी हो किसी एक ही एक्टर के साथ सेल्फी, तो वो कौन से होंगे? नहीं पता। नहीं पता, ऐसा कोई खास नहीं, ऐसा कोई खास नहीं। ठीक है। होता तो मैं जिस चीज़ में ज़िंदगी के लिए जो चीज़ मिस कर गया ना, एक मन था बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का, लेकिन जब दिल्ली आए, जब मिलने का उनसे कभी मन हुआ, तब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। एक चीज़ ज़िंदगी में मलाल रहेगा कि कभी उनसे नहीं मिल पाया बस। बहुत अच्छे वक्ता थे वो, ऑडिटर। चलिए, मेरे भी फेवरेट। बिल्कुल। एनीवे, बहुत अच्छी क्लोजिंग, और जुलाई सीरीज़ की वाकई बहुत अच्छी शुरुआत, और उम्मीद करते हैं ये शुरुआत जिस प्रकार की हुई है वो सोमवार को भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और मार्केट का पंचनामा, जी हाँ, कोई प्रश्न आपका हो ज़रूर पूछिए श्रेया और अनुज के साथ। कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल, कोई भी ट्रेड फंसा हुआ है, ज़रूर पूछिए क्या करना चाहिए। और आपसे इस पूरे मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।